गुड मॉर्निंग वुड बी असिस्टेंट प्रोफेसर्स। मैं डॉक्टर कुसुम एंड ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब से असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब एचपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले किया है, जॉब के रिगार्डिंग एचपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड जो सिलेबस है वो डिस्प्ले किया है, तब से मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं वो आ रहे थे। उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाई एंड हाउ टू प्रिपेयर, कि हम क्यों प्रिपेयर करें, हमें क्यों प्रिपरेशन करनी चाहिए, साथ में हमें कैसे हमें प्रिपेयर करें रिटन एग्ज़ाम के लिए। सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास क्या आ रहा था कि लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या रहेगा, कि जो एचपीएससी कॉलेज कैडर में स्क्रीनिंग टेस्ट की जो प्रिपरेशन करनी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें लेवल क्या रहेगा प्रिपरेशन का, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करें या बहुत ज़्यादा ईजी के अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करनी है। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास ये आ रहा है कि इज़ ARS नेट एलिजिबल, कि जो जिन स्टूडेंट्स का ARS नेट क्वालिफाई है वो स्टूडेंट्स को ये कंफर्म करना है कि ARS नेट वाले स्टूडेंट भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि ओनली नेट कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, या फिर PhD वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोनों की रिक्वायरमेंट होगी नेट एंड PhD की। फोर्थ क्वेश्चन ये मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है कि वाई एंड हाउ टू प्रिपेयर, कि क्या हमें इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको ज़रूर प्रिपेयर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि एचपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे जो जॉब्स, नंबर ऑफ जॉब्स जो डिस्प्ले की हैं और ये जो अपकमिंग एडवर्टीजमेंट जिनकी आने वाली है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 1535 हैं। 1535 वैकेंसी जो है निकलने वाली हैं, और उनमें से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बॉटनी एंड जूलॉजी जो है उनमें कितने वैकेंसीज रहने वाली हैं, बॉटनी की, जूलॉजी की एंड बायोटेक की, ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है बॉटनी एंड जूलॉजी की काफ़ी ज़्यादा नंबर में वैकेंसी निकलने वाली हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो बॉटनी की वैकेंसीज रहेंगी 145, जूलॉजी की वैकेंसी जो है वो रहेंगी 125 एंड बायोटेक की वैकेंसीज रहेंगी 11। और ये कमिंग निकलने वाली है, जल्द ही ये वैकेंसीज की एडवर्टीजमेंट आने वाली है। इससे पहले अगर हम बात करें 2016 की या फिर 2019 की अगर हम बात करें, तो जो 2016 में नंबर ऑफ जॉब्स की अगर हम बात करें तो बॉटनी की जो है वैकेंसी निकली थी 42, जूलॉजी में निकली थी 40 एंड जो बायोटेक में वैकेंसी थी 6, ठीक है। 2019 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ओनली एंड ओनली सिर्फ जूलॉजी की वैकेंसी निकली थी और वो भी सिंगल वैकेंसी निकली थी, ठीक है। तो वैकेंसी की फॉर्म में अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसी की फॉर्म में अगर हम बात करें तो 16 और 19 का या उससे भी पहले 2011 का अगर हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट, तो उनके बेस पे हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी अपकमिंग एडवर्टीजमेंट में आने वाली हैं, जो कि 100 से भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, और 145 बॉटनी में और 125 जूलॉजी में वैकेंसी हैं, बायोटेक में 11 पोस्ट हैं। तो इतनी नंबर में पोस्ट जो है, पहली बार इतने नंबर में पोस्ट आ रही हैं, और शायद मे बी लास्ट बारी भी हो कि इसके बाद भी कभी इतनी वैकेंसीज ना आ पाएँ, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम पे हमें पता है कि जैसे जिस तरह से अग्निवीर आ गया है, इस तरह से हो सकता है फ्यूचर में शिक्षा वीर आ जाए, या हो सकता है जैसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरह कोई निगम बन जाए और उसमें उसी के थ्रू क्या पता नियर फ्यूचर में क्या पता ऐसा होने लगे कि उन्हीं के थ्रू रिक्रूटमेंट होने लगे। तो ये आपका गोल्डन चांस है इस बार, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नंबर में निकलने वाले हैं इसलिए। उसके अलावा एक और अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरा कि सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया की सेंस में भी अगर हम बात करते हैं तो भी इस बार गोल्डन चांस रहेगा। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया जैसे एचपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले किया हुआ है, उनके अनाउंसमेंट में आप चेक करना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है 87.5 जो है उसका रहेगा रिटन एग्ज़ाम, और रिटन एग्ज़ाम प्लस 12.5 का रहेगा इंटरव्यू। तो अगर इस सेंस में भी अगर आप देखते हो तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू की वेटेज इतनी कम रखी गई है। अदरवाइज़ अगर आप 2015-16 वाली वैकेंसी को या फिर 2019 वाली वैकेंसी में अगर आप देखते हो तो इंटरव्यू की वेटेज वहाँ पे थी 20 मार्क्स,
20 मार्क्स का रिटन इंटरव्यू होता था, और जो रिटन था उसके साथ साथ एकेडमिक और वो चीज़ें भी वेटेज होती थी उनकी भी। लेकिन अब देखो सबसे कम वेटेज दी गई है इंटरव्यू को 12.54। इंटरव्यू की कम वेटेज होने का मतलब क्या है कि अगर आप रिटन एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हो, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है 100 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स या 100 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे, बाकी जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो आपकी जनरल अवेयरनेस, सोशल साइंस जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी से रहेंगे, इसके अलावा हरियाणा कल्चर वगैरह से आएंगे। तो इस आउट ऑफ 100 क्वेश्चन से आउट ऑफ 100 मार्क्स विद नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। तो अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हो, मान लो किसी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट 60, मान लो 60 कट ऑफ है किसी सब्जेक्ट में, और किसी स्टूडेंट के जस्ट कट ऑफ पे क्वालिफाई हो रहा है, 60 मार्क्स ऑब्टेंड हुए हैं, और किसी और स्टूडेंट के मान लो 80 मार्क्स हैं, तो उस केस में अगर आप देखोगे रिटन में ही अगर 20 मार्क्स का गैप हो जाता है, तो उसको आउट ऑफ 87.5 में से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 17.5 का गैप रिटन एग्जाम में ही हो जाएगा। उस केस में अगर आपको इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स भी मिलेंगे तो भी आपका सिलेक्शन 100% है फाइनली। तो इस केस में हमें क्या देखना है कि मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो कट ऑफ के आसपास जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, किसी भी एग्जाम का आप रिजल्ट देख सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट कट ऑफ से ज़्यादा गैप से अगर रिटन एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन करता है तो उसके लिए क्या है कि गैप रिटन एग्जाम में इतना हो जाएगा बाकी स्टूडेंट से कि अगर उसको इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स भी दिए जाएंगे तो भी उस केस में उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, तो उसको एक्सटर्नली किसी भी सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इंटरव्यू के लिए। तो इसलिए आपका मेन टारगेट क्या है कि रिटन एग्जाम में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, मैक्सिमम जो कट ऑफ होगी उससे मैक्सिमम गैप से आपको मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही पॉइंट पे आपको फोकस करना है कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया में इस बार सबसे कम वेटेज मिली है, इंटरव्यू की बहुत ही कम वेटेज होने की वजह से रिटन एग्जाम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए रिटन में आपको मैक्सिमम स्कोर जो है वो फोकस करना है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% फॉर जनरल कैटेगरी हैं और 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी हैं। ठीक है, तो उस केस में कई बार ऐसे भी हो जाता है कि कई बार जैसे अभी आपने सुना होगा कि HPSC की जो ADO की वैकेंसी थी, उस ADO की वैकेंसीज़ में अराउंड 600 वैकेंसीज थी एंड अराउंड 50 या 60 अराउंड बच्चों ने एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किया है। तो जिन बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी सीट्स वैकेंट भी रहेंगी। तो इस तरह से ये एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखना है कि जो मिनिमम 50% जो है वो क्या करना है, क्वालिफाई, उतना तो करना ही करना है क्वालिफाई। ठीक है, तो ये यहाँ पे होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, गोल्डन चांस है आपके सिलेक्शन के या आपको प्रिपेयर 100% करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है और दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो इंटरव्यू की वेटेज कम है एंड रिटन एग्जाम की जो वेटेज है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों पॉजिटिव पॉइंट हैं आपके लिए, जिसके लिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो है वो क्या रहेगा। तो लेवल ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो उस केस में कि जो बेसिक है वो ज़्यादा आने वाला है या जो हाई लेवल की इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा आने वाली है। तो इसके बेस पे अगर हम बात करें तो अगर हम HPSC के बाकी एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने ADO की एग्ज़ाम की ही बात की तो उसमें भी काफ़ी टफ आया था, टफ लेवल का एग्ज़ाम आया है, या फिर अब बहुत सारे जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है HPSC तो उनका टफ एग्ज़ाम का लेवल जो है टफ है। लेकिन अगर हम 2016 की बात करें तो उस टाइम एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा लेवल हाई नहीं था, तो उस टाइम जो है बेसिक्स क्वेश्चंस या इजी लेवल आप कह सकते हो, और साथ में नो नेगेटिव मार्किंग भी तब नहीं थी। लेकिन इस टाइम आपको पता है 2023 में जो वैकेंसी एडवर्टाइज होने वाली हैं उसके अंदर क्या है कि नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की भी कंडीशन रखी गई है। तो और बाकी एग्ज़ाम्स के अगर हम देखें जो HPSC कंडक्ट करवा रही है तो उनके बेस पे अगर हम एनालाइज करें तो एग्ज़ाम का जो लेवल थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में क्या है, इस बार हाई होने वाला है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्यूरी आई है कि हम जो है कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि हमारे पास क्या है कि हम PhD कर रहे हैं। हमें पता है कि जो भी मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स जिनका नेट क्वालिफाई है या PhD है वो मोस्टली या तो आफ्टर नेट क्वालिफाई PhD कर रहे हैं या जिनके PhD हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं टीचिंग कर रहे हैं। तो आपको ये है कि आपको टाइम जो है वो मैनेज करना पड़ेगा।
अगर आप लैब में हो तो उस केस में अपना अगर गाइड आपका सपोर्टिव है तो उसको आप परमिशन से भी कुछ टाइम के लिए आप छुट्टी ले सकते हो, क्योंकि अगर आपकी पीएचडी 6 मंथ डिले भी हो जाती है, अगर आपकी पीएचडी 6 मंथ डिले हो जाती है इसकी एचपीएससी की प्रिपरेशन की वजह से, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको जॉब मिल जाएगी तो उसके बाद भी आपका पेंडिंग पीएचडी का काम आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी जॉब डिले हो जाती है और पीएचडी मान लो पहले भी हो जाती है, तो उसके बाद देखो क्या होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी फ्यूचर में अगर कभी आएगी, तो वो आप देखो 2023 के बाद इसके 5 या 6 ईयर के बाद जो है नेक्स्ट वैकेंसी आएगी। तो अगर आप पीएचडी 1 साल पहले भी कर लोगे तो उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी देखो आप 2029 में जाके हो सकता है कि आप टारगेट करो इसी सेम वैकेंसी को, ठीक है। और अगर मान लो आपका नहीं क्वालिफाई होता है या आप नहीं प्रिपेयर कर पाते हो अच्छे से, उस केस में आपको पता है आफ्टर पीएचडी जो है, आफ्टर पीएचडी आपको या तो किसी प्राइवेट कॉलेज में टीच करना पड़ेगा या फिर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो है उसमें टीचिंग करनी पड़ेगी। और दोनों ही जगह जहाँ पे भी प्राइवेटाइजेशन है आपको पता ही है वहाँ पे क्या होगा, आपसे सैलरी बहुत ही आपको कम प्रोवाइड की गई और जो भी काम है वो आपसे मैक्सिमम करवाया जाएगा, आपसे टीचिंग का भी, मैनेजमेंट का भी, बाकी क्लरिकल टाइप का भी, तो ऑल टाइप्स के काम भी आपसे करवाएंगे, साथ में जो सैलरी है वो आपको काफ़ी कम मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और हमें बेसिक अगर हम बात करें तो हमने अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि आपने नेट जेआरएफ क्यों प्रिपेयर किया, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का यही आंसर होगा कि हमने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था, इस वजह से हमने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया। बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका मेन एम जो है हो सकता है कि रिसर्च में उनको जाना था, इस वजह से नेट जेआरएफ उन्होंने क्वालिफाई किया ताकि उसके बाद हम वो पीएचडी कर सके और रिसर्च में जा सके। लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का यही एम है कि आफ्टर नेट जेआरएफ या आफ्टर पीएचडी भी उनको किस में जाना है, टीचिंग लाइन में जाना है। तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैक्सिमम टाइम एंड मैक्सिमम एफर्ट जो है वो लगाना है इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसी में जो नेक्स्ट कि इज़ ARS नेट एलिजिबल, तो जो ARS नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए HPSC जो है एलिजिबल करेगी या नहीं करेगी, तो इसके बेस पे अगर हम बात करें तो इसके रिगार्डिंग जो है मेरे पास दो डॉक्यूमेंट हैं। एक UGC का ही डॉक्यूमेंट है जो ये कंक्लूड करता है कि जो CSIR और ARS नेट दोनों ही क्या है, इक्विवेलेंट है। साथ में अभी रिसेंट में ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसी निकली थी, अभी 2022 में ही निकली थी, तो उन्होंने भी क्या किया था, इनिशियली इनएलिजिबल किया था ARS नेट को, लेकिन बाद में उन्होंने भी एक नोटिस के थ्रू क्या है ARS नेट को बॉटनी सब्जेक्ट में एलिजिबल किया। तो यहाँ से ये कंक्लूड हो जाता है। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग दोनों डॉक्यूमेंट अगर आपको रिक्वायर्ड हैं तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे 8059555124 पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो, ताकि इसके सपोर्ट में मैं आपको डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। तो जिसके बेस पे अगर KUK में एलिजिबल हो चुका है तो HPSC में भी क्या है आप ARS नेट के बेस पे एलिजिबल होगे, लेकिन होगे अपने ही सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है कि आपका ARS नेट बायोटेक में हो और आप बॉटनी में एलिजिबल हो जाओगे या किसी दूसरे सब्जेक्ट में। आपका जिस सब्जेक्ट में ARS नेट क्वालिफाई है आप उसी सब्जेक्ट में क्या एलिजिबल रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी के लिए हमें मैक्सिमम टाइम एंड मैक्सिमम एफर्ट जो है वो लगाना है टेस्ट की प्रिपरेशन में, ठीक है। और हमारी जो एकेडमी है वो इसी एग्ज़ाम के लिए HPSC का जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसी के लिए आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है, गाइडेंस काउंसलिंग एंड टीचिंग या फिर प्रिपरेशन जो है वो करवाने जा रही है, ठीक है। और अगर आपको पता हो जो इंस्पायर स्कॉलर एकेडमी है 2016 से ये एकेडमी चल रही है और इस एकेडमी से बहुत सारे बच्चों के जो नेट JRF क्वालिफाई हुए हैं या MSc एंट्रेंस में बहुत ही अच्छा स्कोर के साथ या इवन टॉपर भी निकले हैं इसी एकेडमी से। तो अगर आपको ये स्क्रीनिंग टेस्ट टारगेट करना है तो आप इंस्पायर स्कॉलर एकेडमी से जुड़ सकते हो और अपने एग्ज़ाम को क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो, अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि हमें पता है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो बिज़ी हैं कहीं ना कहीं, तो इसलिए ये है कि आप अगर हमारी गाइडेंस में अगर काम करते हो तो उसमें क्या आपका टाइम और जो एफर्ट है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। और आप टारगेट ओरिएंटेड जो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन जो है वो क्लियर कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा जो अगर हम लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ओनली नेट एलिजिबल होगा या PhD होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है उसको देखना। थैंक यू।